क्वेश्चन नंबर 46 देखिए आपके सामने दे रखा है। एक गुब्बारा m द्रव्यमान के अचर त्वरण यानी कांस्टेंट एक्सेलरेशन जिसकी वैल्यू आपके पास में g/3 से नीचे की ओर गति करता है। जब इसमें से m द्रव्यमान के किसी भी पैकेट को नीचे गिराया जाता है तो आपको पता है कि जब किसी बैलून में से एक छोटा सा पैकेट नीचे गिराओगे तो बैलून हल्का हो जाएगा। और फिर ये कह रहा है कि वो बैलून जो है ऊपर की तरफ जा रहा है जिसका एक्सेलरेशन कितना है, g/3 है। आपको यह ज्ञात करना है कि इस बैलून में से जो हमने पैकेट गिराया है उसका मास कितना। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में आपको दो कंडीशंस दे रखी है। पहली कंडीशन में बैलून जिसका द्रव्यमान m है वो नीचे आ रहा है। दूसरी कंडीशन में अगर m द्रव्यमान का पैकेट बैलून में से हटा दिया तो उसका जो पीछे मास बचेगा वो होगा कैपिटल M माइनस स्मॉल m। दो कंडीशन लेंगे, दोनों को मैच करेंगे, अपना आंसर निकालेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सॉल्यूशन, यानी केस नंबर फर्स्ट की हम बात करें। केस नंबर फर्स्ट जिसमें मैं आपसे कहूं कि मान लो ये आपके पास में कोई भी एक बैलून है, इस टाइप ये बैलून है। अब ये बैलून जो है वो जा रहा है नीचे की तरफ जिसका एक्सेलरेशन आपको दे रखा है g/3 और आपको पता है ग्रेविटी नीचे की ओर लगती है। तो सबसे पहले आपको ये निकालना है कि जब ये बैलून नीचे की तरफ जा रहा है इस पर रिएक्शन फोर्स कितनी लग रही है, यानी ऊपर की तरफ रिएक्शन फोर्स R लगेगी और मास बैलून का कितना है, m हो गया। आप ये लिख सकते हो कि नीचे की ओर गति करता हुआ R इज इक्वल्स टू मास ऑफ द बैलून और ये होता है हमारे पास g-a। ए की वैल्यू आपको दे रखी है, R इज इक्वल्स टू होगा m g-g/3। हम इसको यूज कर सकते हैं R इज इक्वल्स टू m और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2g/3 हो जाएगा। तो 2g/3 इसको मैंने कह दी फर्स्ट इक्वेशन। जब बैलून नीचे की तरफ जा रहा है तो उस पर रिएक्शन फोर्स इतनी। अब सेकंड कंडीशन में है, अगर मैंने इसमें से कोई एक छोटा सा पैकेट रिलीज किया है तो उसका मास जो है बैलून के मास से रिड्यूस हो जाएगा, माइनस होगा। और साथ में कह रहा है कि बैलून ऊपर की तरफ जा रहा है। केस नंबर सेकंड की अगर मैं बात करता हूं, केस नंबर सेकंड आपको यह दे रखा है कि यही बैलून जो है अब असेंडिंग हो रहा है ऊपर की तरफ। इसका एक्सेलरेशन a इज इक्वल्स टू सेम है g/3 और साथ के अंदर में जो मास m था उसमें से हमने एक पैकेट को रिलीज किया जिसका मास हमारे पास कितना है, स्मॉल। आप कहोगे दो कंडीशन, मास हो गया हमारे पास में m-m, द्रव्यमान कम हो जाएगा। और जब ऊपर की तरफ लिफ्ट या एलिवेटर या बैलून इस टाइप से जाएंगे तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा आपके पास में वो g+a होगा। रिएक्शन फोर्स का फॉर्मूला वापस यूज करें, R इज इक्वल्स टू, आप कहोगे मास, मास हमारे पास कितना है, m-m। ग्रेविटी की बात करते हैं, ग्रेविटी नीचे लग रही है, ऊपर की तरफ है। नीचे की तरफ अगर बैलून जा रहा था g-a लिया है तो अपवर्ड के अंदर में हो जाएगा g+a। ये बनेगा आपके पास में g+a। तो R इज इक्वल्स टू m-m g और a की वैल्यू आपके पास में है g/3। यही सॉल्व कर देते हैं इसको, m-m यहां पर बन जाएगा आपके पास में 4g/3। मेरे प्यारे बच्चों, इसको मैंने कह दिया सेकंड इक्वेशन। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन में जो रिएक्शन है और सेकंड इक्वेशन में जो रिएक्शन है उनको इक्वेट करके हम हमारे स्मॉल m की वैल्यू निकालेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को मैं अगर इक्वेट करता हूं तो m 2g/3 इज इक्वल्स टू m-m और यहां पर बन जाएगा आपके पास में 4g/3। मेरे प्यारे बच्चों, g/3 कैंसिल आउट हो गया, ये इससे कटेगा आपके पास में 2 आ जाएगा। तो हम कहेंगे m इज इक्वल्स टू 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2m माइनस 2m, स्मॉल m को इधर दे, कैपिटल M को इस साइड में। 2m इज इक्वल्स टू 2m माइनस m, इट विल बी कैपिटल M हो गया, नीचे शिफ्ट करो, m इज इक्वल्स टू हो जाएगा m/2। यानी जो पैकेट उसमें से गिराया गया उसका मास जो है बैलून का आधा मास था m/2। तो देखिए m/2 हमारे पास में है तो आप कहोगे चार ऑप्शन के अंदर में वेट दे रखा है, इसमें मास नहीं है। तो ध्यान से देखिएगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारे पास m/4 इंटू जी दे रखा है। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि स्मॉल m जो है वो m/4 मास है। सेकंड ऑप्शन की बात करूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2m/4 और यहां पर g आ जाएगा, ये इससे कटेगा, यानी आपके पास बन जाएगा m/2 इंटू जी। तीसरे की बात करें, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 4m इंटू जी
और चौथा ऑप्शन जो है इसको हम लिख सकते हैं 2m इंटू जी। अब देखिए यहां पर ये जो मास है ना हमारे पास में चारों ऑप्शन में, ये मास है उस पैकेट का मास है m/2, तो m/2 तो मास है। वेट कितना महसूस करेगा ये नीचे की ओर जो वेट है, जब ये नीचे गिर रहा है तो मास है इसका m/2 और ग्रेविटी लग रही है इस पे g नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ वेट जो होगा हमारे पास में वो कितना होगा mg/2। हालांकि इसको मास के रूप में देना चाहिए, पर ऑप्शन में जैसा दे रखा हम उसके हिसाब से करें तो हमारा ये ऑप्शन मैच करता है कि m/2 मास होगा उस पैकेट का, यानी 46 का करेक्ट आंसर आपके पास बी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, क्या दे रखा है, एक वाहक पट्टिका 0.5 केजी पर सेकंड द्रव्यमान ले जाती है, तो पट्टिका का वेग जो है वो 2 मीटर पर सेकंड बनाए रखने के लिए कितनी फोर्स की जरूरत। दोस्तों मैं आप लोगों को एक चीज बता चुका हूं कि न्यूटन के गति के सेकंड नियम की बात करें तो फॉर्मूला होता है हमारे पास में F इजिकल्स टू dp अपॉन dt। इसमें दो चीजें, अगर m की वैल्यू कांस्टेंट है तो आप कहोगे बॉडी पे लगने वाली फोर्स जो होगी वो F इजिकल्स टू ma, जड़त्वीय बल यानी इनर्शियल फोर्स। और अगर मान लीजिए वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इस कंडीशन के अंदर में यहां से v बाहर निकलेगा, F इजिकल्स टू v dm अपॉन dt। इसी को हम कहते हैं उत्थापक बल, अपथर्स्ट फोर्स यानी प्रणोद बल। ये कब काम आता है, जब मास चेंज हो रहा हो और वेलोसिटी कांस्टेंट हो। क्वेश्चन में क्या कह रखा देखिए, पर सेकंड मास चेंज हो रहा है तो कितने फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, v dm अपॉन dt। तो एक तरह से अपथर्स्ट फोर्स पूछ रहा है, ये आएगा आपके पास v dm अपॉन dt। अब देखिए v की वैल्यू जो है वो आपको दे रखी है इसमें 2 मीटर पर सेकेंड, dm अपॉन dt जो है चेंज इन मास, ये आपके पास में है 0.5 kg पर सेकेंड। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, F इजिकल्स टू 2 इंटू 0.5, इट विल बी 1 न्यूटन। आप कहोगे इसको कंटिन्यूस मोशन में लाने के लिए 1 न्यूटन फोर्स की आवश्यकता है। 47 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास ए ऑप्शन है। नेक्स्ट 48 क्वेश्चन, धातु के 2 केजी के ब्लॉक जो कि घर्षण रहित तल पर विराम अवस्था में रेस्ट में है, पानी की धार 1 केजी पर सेकंड की दर से 5 मीटर पर सेकंड के वेग से गिरती है, ब्लॉक का प्रारंभिक त्वरण कितना होगा। थोड़ा सा मैं डायग्रामेटिकली आपको समझा देता हूं ताकि आपको पता चले क्वेश्चन में थीम क्या पूछ रहा है। देखिए आपसे कह रहा है कि ये हमारे पास में कोई भी एक सरफेस होगी, इस सरफेस पे ये कह रहा है कि एक कोई भी ब्लॉक रखा हुआ है, ये हमारे पास में एक ब्लॉक हो गया ऐसे, ये हमने कोई भी एक ब्लॉक रख दिया जिसका मास आपको दे रखा है 2 केजी। कई बार बच्चे बोलते हैं साहब क्वेश्चन पढ़ते समझ में नहीं आता, डायग्राम इसका बेस्ट तरीका है क्वेश्चन को समझाने का। घर्षण रहित तल पर विराम अवस्था, इस पानी की धार गिर रही है, यहां से हमने पानी जो है उसको स्प्रे किया, वैल्यू क्या दे रखी है आपके पास में 1 केजी पर सेकेंड। तो आप एक तरह से कह सकते हो ये dm अपॉन dt है मेरे पास में 1 केजी पर सेकेंड, आप यूनिट से पहचान सकते हो, यानी हर एक सेकंड में 1 किलोग्राम पानी जो है इस ब्लॉक के ऊपर में गिराया जा रहा है। ठीक है, कि दर से 5 मीटर पर सेकंड के वेग से गिरती है, यानी वेलोसिटी दे दी तो आपको पता है कि जब ये 5 मीटर पर सेकंड के वेग से गिरेगी तो ये ब्लॉक जो है ये भी क्या है, इसी स्पीड से मूव करना स्टार्ट करेगा। इसकी जो वेलोसिटी होगी ये हमारे पास में है 5 मीटर पर सेकेंड। आपसे पूछ रहा है ब्लॉक का इनिशियल एक्सेलरेशन कितना, त्वरण कितना है। सिंपल सी चीज है, आप लोगों को फॉर्मूला पता है F इजिकल्स टू हमारे पास में होता है dp अपॉन dt। बच्चा कहे सर ये यूज क्यों किया गया है, क्योंकि देखिए रेट ऑफ चेंज इन मास दे रखा है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं d बाई dt, और ये हमारे पास में हो जाएगा m v2 माइनस m v1, ये हो गया इसमें। अब देखिए F इजिकल्स टू ये आपके पास में आएगा d बाई डी टी, और इसमें से m को मैं कॉमन खींच लू, ये आ जाएगा v2 माइनस v। dm अपॉन dt की डायरेक्ट वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन दे रखी है 1, यानी 1 दे रखी है, मल्टीप्लाई v2 माइनस v1, तो v2 आपके पास में है 5 मीटर पर सेकेंड, स्टार्टिंग में रेस्ट कंडीशन में था, तो ये है 5 माइनस c, आपके पास आएगा 5 न्यूटन, यानी 5 न्यूटन का बल इस पानी की धार के कारण इस पे लग रहा है। आपसे पूछ रहा है एक्सेलरेशन बताइए,
तो A इज इक्वल्स टू क्या होगा, जितना फोर्स लग रहा है डिवाइडेड बाय उस ब्लॉक का मास। फोर्स कितना लग रहा है, 5 न्यूटन। अभी कैलकुलेट किया हमने, इसका जो मास है ब्लॉक का वो है 2 kg। कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपके पास आएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी उस ब्लॉक का इनिशियल एक्सेलरेशन 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था। ऑप्शन ढूंढ लीजिए, 48 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास ए ऑप्शन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, 10 ग्राम की बॉल 5 मीटर पर सेकेंड से टकराकर समान चाल से प्रक्षेपित होती है। यदि गेंद जो है 0.01 सेकेंड तक धरातल के संपर्क में रही है तो धरातल के द्वारा गेंद पर लगाए गए फोर्स की वैल्यू बताएं। देखिए, डायग्राम बेस्ट ऑप्शन है इन चीजों को समझने का। मान लिया आपको ये कह रखा है कि ये आपके पास में कोई भी एक सरफेस होगी, ऐसी सरफेस मान ली, ठीक है। एक गेंद ऊपर से आई, यहां से इससे टकरा रही है। आपको पता है कि जब ये सरफेस से टकराएगी तो रिबाउंड हो जाएगी वापस, ये वापस चली गई ऊपर की तरफ। 10 ग्राम मास दे रखा है, m इज इक्वल्स टू है 10 ग्राम, कन्वर्ट कर लेंगे बाद में। 5 मीटर पर सेकंड से टकराती है, ये वो आपके पास में हो गया v1 इज इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकंड, पहली चीज। और समान चाल से वापस रिबाउंड हो जाती है तो v2 इज इक्वल्स टू, यानी प्रत्यास्थ टक्कर है, टकराने के दौरान एनर्जी लॉस नहीं हुआ, तो आपको v2 की वैल्यू भी 5 मीटर पर सेकंड है। इन दोनों के बीच में जो कांटेक्ट टाइम था जब ये टकराई, तो dt की वैल्यू आपको दे रखी है 0.01 सेकेंड। तो आपको बताना है कि गेंद जो है इस पर कितना फोर्स लगा है इसके कारण। तो आपको साफ ये दिख रहा है कि वेलोसिटी दे रखी है, मास दे रखा है, टाइम दे रखा है, फोर्स निकालना है, न्यूटन की गति का सेकंड नियम। F इज इक्वल्स टू होता है हमारे पास में dp अपॉन dt। मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको, देखो ये जो आपके पास में है dp जो है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं mv2 माइनस mv1। इसको मैं लिख सकता हूं m कॉमन निकाल के, यहां बन जाएगा v2 माइनस v होल डिवाइडेड बाय dt जो है इसकी डायरेक्ट वैल्यू 0.01 सेकेंड मेरे पास में। अब देखिए F इज इक्वल्स टू मास ऑफ द बॉडी है 10 ग्राम, तो 10 ग्राम डिवाइडेड बाय हमने 1000 लिख दिया, मल्टीप्लाई v2 फाइनल वेलोसिटी ऊपर की तरफ जा रही है। आपको पता साइन कन्वेंशन कहता है ऊपर प्लस होता है और नीचे की ओर क्या होगा, माइनस होगा। तो v2 की वैल्यू +5 है हमारे पास, और v1 जो है वो माइनस है, तो माइनस ऑलरेडी है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं -5 डिवाइडेड बाय 0.01 हो गया। अब देखिए ध्यान से, एक जीरो इससे कैंसिल आउट हो गई, ये डबल जीरो आपके सारे पॉइंट हटा दिए इसने, तो ये 5 और 5 जुड़कर कितने होंगे, 10 न्यूटन का फोर्स जो है वो गेंद के ऊपर में फर्श के द्वारा लगेगा। 10 न्यूटन आपके पास में कौन सा है, यानी 49 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी ऑप्शन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, चित्र में 0 से लेकर 8 सेकंड के मध्य संवेग में परिवर्तन बताइए। ये ग्राफ आप लोगों को दे रखा है, मैं आपको बता दूं, ये है 0, ये है 2, ये है 4, ये है 6 और ये हो गया हमारे पास में 8। इस साइड में आपको दे रखी है फोर्स और इस साइड में आपके पास में है टाइम। सबसे पहले देखिए, फोर्स और टाइम दे रखा है और आपको चेंज इन मोमेंटम बताना है। मुझे आपको पता है एक फॉर्मूला होता है न्यूटन का सेकंड लॉ, F इज इक्वल्स टू dp अपॉन dt। मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो dp इज इक्वल्स टू मैं F इंटू dt लिख सकता हूं। और आप लोगों को मैंने एक चीज बताई है, अगर कभी भी ग्राफ का क्वेश्चन हो तो दो ही टाइप से सॉल्यूशन होता है, या तो आपको स्लोप निकालना पड़ता है ढाल, या फिर आपको एरिया निकालना पड़ता है। अगर ग्राफ क्लोज है तो हमेशा एरिया निकलता है, या फिर अगर किसी फॉर्मूले में मल्टीप्लाई से चीज आ रही है तो हमें हमेशा क्या करना होता है कि जो भी ग्राफ में आपको दे रखा उसका एरिया निकालोगे। तो हम ऐसे कह सकते हैं डीपी कैसे निकलेगा, एफ तथा dt के ग्राफ का क्षेत्रफल, ग्राफ का क्षेत्रफल, एरिया निकालना आपको, ग्राफ का क्षेत्रफल एरिया। अब कई बार बच्चा कंफ्यूज होता है कि सर हम एरिया कैसे निकालें। ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो पार्ट मेरे पास में है 1/4 है किसी सर्कल का, 1/4 है। ये वाला जो भाग है ये भी 1/4 है मेरे पास सर्कल का, तो आधा
ये 1/4 और 1/4 हाफ हो गया, और ये देखिए ये आपके पास हाफ है, यानी पूरा एक सर्कल हो गया। अब 7 के अंदर में हम जो वैल्यू निकाल रहे हैं वो है संवेग। तो संवेग जो है वो सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। अगर ग्राफ प्लस में है तो प्लस में लिखना है, माइनस में है तो माइनस। देखिए इसका एरिया हमारे पास प्लस में आएगा, इसका एरिया माइनस में, इसका एरिया माइनस में। निकालने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आंसर है। इन दोनों को अगर जोड़ते हैं तो आधा सर्कल आता है, एरिया माइनस में, और ऊपर वाला आधा सर्कल है एरिया प्लस में, यानी दोनों के एरिया सेम हुए, इक्वल एंड ऑपोजिट है। तो आप कहोगे कि एरिया 0 आएगा मेरे पास में। तो संवेग में परिवर्तन कितना होगा? 0 होगा। तो आप कहोगे 50वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास में ए ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 थ्योरेटिकल है। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या रिलेट करता है? तो आप लोगों को क्लियर पता होना चाहिए। न्यूटन का सेकंड लॉ जो है शुरू तो होता है F इजिकल्स टू dp अपॉन dt से, और एंड होता है हमारे पास में F इजिकल्स टू ma। तो न्यूटन का सेकंड लॉ दो चीज बताता है। पहली चीज तो बताता है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, यानी संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। और दूसरी चीज आपको बताता है किसी भी बॉडी पर लगने वाली फोर्स, बल। अब ये दोनों ऑप्शन जिसमें चेक कर लो, संवेग और त्वरण नहीं, संवेग और फोर्स बताएगा। संवेग में परिवर्तन व वेग, संवेग में परिवर्तन तो ठीक है, पर वेग, संवेग में परिवर्तन तो आवेग होता है। संवेग में परिवर्तन की दर और बल को रिप्रेजेंट करता है। तो बिना आगे पढ़े इसको क्लियर टिक कर सकते। अब चौथे पे पढ़ो, बल में परिवर्तन फोर्स में चेंज नहीं, मोमेंटम में चेंज शो करता है। तो 51 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास सी ऑप्शन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, पानी की तेज धार जेट जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है। ये डायग्राम आपके सामने दे रखा है, थोड़ा सा मैं इस डायग्राम को ढंग से बना दो। देखिए ये ऐसे दिया हुआ है आपको, ऐसे यहां से v वेलोसिटी, यहां से v वेलोसिटी, ये एंगल है थीटा, और ये एंगल भी कितना है? थीटा हो गया। अब आपसे कह रहा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है जिसकी दीवार पर थीटा एंगल से कोई भी पानी को छोड़ा जाता है, टकराती है और प्रत्यास्थ रूप से लौट जाती है, यानी एनर्जी में लॉस नहीं हुआ। पानी जिस स्पीड से आया उसी स्पीड से लौट गया। पानी का घनत्व तो d है और पानी का वेग v है, तो दीवार पर लगने वाली फोर्स कितनी होगी? तो मैं इसका डायग्राम थोड़ा सा नीट एंड क्लीन वापस बना के फिर मैं आपको समझाऊं। देखिए आपसे क्या रखा है, ये आपके पास में कोई भी एक दीवार है, क्योंकि इसी डायग्राम के अंदर में इसका सारा का सारा आंसर छुपा हुआ है। यहां से पानी ऐसे आ रहा है और जिस एंगल से आएगा उसी एंगल से ये वापस लौट, और जो ये एंगल बना रहा है इसके साथ में, इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट, ये नॉर्मल हो गया हमारे पास में। ये एंगल है थीटा, v वेलोसिटी से यहां आ रहा है, v वेलोसिटी से निकल गया, और ये एंगल भी कितना हुआ थी। सबसे पहले एक चीज करनी है, कंपोनेंट बनाने। आप कंपोनेंट कैसे बनाएंगे? v वेलोसिटी, थीटा एंगल बन रहा है, अब v का डायरेक्शन अंदर की ओर है, तो इसके दोनों कंपोनेंट अंदर की तरफ बनेंगे। तो इसके साथ में ये थीटा एंगल बना रहा है, तो ये बन जाएगा v cos थीटा, डायरेक्शन देखना इसमें, और इसमें भी नीचे की तरफ ले जाएंगे तो ये बन जाएगा v sin थीटा। अब दूसरी चीज जो है मैं अलग कलर से लिख देता हूं ताकि आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। ये v यूं जा रहा है तो इसके कंपोनेंट भी बाहर की तरफ बनेंगे, इसके साथ में आ जाएगा v cos थीटा, और इसके साथ में आएगा आपके पास में v sin थीटा। अब बच्चा कहता है कि सर कौन सा कंपोनेंट यूज करना है? मुझे एक सिंपल सी चीज बताइए, मोमेंटम जिस डायरेक्शन में चेंज हो रहा है उसी को डायरेक्शन यूज किया जाएगा। मोमेंटम में चेंज होने का मतलब होता है वेलोसिटी में चेंज। अब जरा ध्यान से देखिएगा, v sin थीटा को देखो, ना तो डायरेक्शन बदल रहा है ना वैल्यू चेंज हो रही है। इसका मतलब साइन थीटा के डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, साइन थीटा के डायरेक्शन में वेग चेंज नहीं होगा तो संवेग भी चेंज नहीं होगा। इसका मतलब इस घटक को यूज नहीं किया जाए। cos थीटा को देखो, धार जब गिर रही है तो v cos थीटा का डायरेक्शन ये, तो धार जब बाहर निकल रही है तो v cos थीटा का डायरेक्शन ये। वैल्यू सेम है पर डायरेक्शन चेंज हो गया, इसका मतलब वेलोसिटी cos थीटा में चेंज हो रही है। तो आप कहोगे कि संवेग जो है वो इस डायरेक्शन में चेंज होगा,
तो मोमेंटम चेंज करने के लिए आपको वेलोसिटी में चेंज का डायरेक्शन चाहिए। वेलोसिटी तो साइन थीटा भी थी, कॉस थीटा भी थी। साइन थीटा क्यों नहीं किया? क्योंकि साइन थीटा का डायरेक्शन और वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। कॉस थीटा का वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, पर डायरेक्शन चेंज हो रहा है। फोर्स निकालनी है आपको इसमें, तो आपको फॉर्मूला पता है, F इज इक्वल्स टू dp अपॉन होगा आपके पास dt। अब देखिए ध्यान से, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, d अपॉन dt। p जो है हमारे पास में m v2 माइनस कितना होगा, m v1 हो जाएगा। अब इसमें से m अगर मैं कॉमन निकाल लेता हूं तो ये बन जाएगा dm डिवाइडेड बाय बना dt, और साथ के अंदर में आपके पास में आएगा v2 माइनस v1। ध्यान से देखिएगा अच्छी तरीके, ये आपके पास में है मास। आप लोगों को पता है कि जो मास होता है हमारे पास में, उसको हम क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब डेंसिटी कितनी दे रखा है, डी दे रखा है, तो हम कहेंगे डी डेंसिटी है और वी हो गई हमारे पास में वॉल्यूम। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, मास इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। क्लियर? अब देखिए, कहीं भी क्वेश्चन के अंदर में वॉल्यूम नहीं है और ना ही आपके पास में ऑप्शन के अंदर वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम को आपको निकालना पड़ेगा। वॉल्यूम को अगर मैं खोलूं तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि आयतन जो होता है, एरिया इनटू लेंथ हो सकती है, क्योंकि वॉल्यूम जो है उसकी यूनिट होती है मीटर क्यूब। मैं इसको एरिया इनटू डिस्टेंस लिख सकता हूं, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, ए एल, और ये बन गया आपके पास में डी हो गया। क्लियर? अब ये वैल्यू पुट कर दीजिए, तो देखिए F इज इक्वल्स टू, टी बाहर लिखा हुआ है, मास में आपने क्या लिखा है, ए एल डी, और साथ में V2 कितना है, देखिए V2 की बात कर रहे हैं तो ये है हमारे, और V1 ये वाला है। ये है आपके पास में V1 टकराने से पहले, और ये है V2 टकराने के बाद। अब डायरेक्शन की बात करें, पॉजिटिव डायरेक्शन और ये नेगेटिव डायरेक्शन, तो V1 की वैल्यू तो हो जाएगी प्लस, क्योंकि डायरेक्शन ये है, V2 का डायरेक्शन ये है यानी माइनस। तो आप ऐसे कह सकते हो, V2 हमारे पास में हो जाएगा माइनस V cos थीटा, माइनस ऑफ ये हो जाएगा V cos थीटा। बॉक्स में बंद कर देते हैं, और नीचे आपके पास में क्या चल रहा है, डी। F इज इक्वल्स टू, अब ध्यान से देखिएगा, A को बाहर निकाल देंगे, डेंसिटी बाहर निकाल देंगे, कांस्टेंट है, ये आ जाएगा आपके पास में कितना, ये हो जाएगा हमारे पास में -2V cos थीटा, और साथ में क्या बचेगा, dl अपॉन dt। dl अपॉन dt यानी लेंथ अपॉन डिस्टेंस, ये तो वेलोसिटी होती है आपके पास में, वेलोसिटी से मल्टीप्लाई हो जाएगी। F इज इक्वल्स टू, ये बन जाएगा -2V स्क्वायर ए डी कॉस थीटा। अब कई बार बच्चे कहते हैं कि साहब माइनस में नहीं दे रखा, तो माइनस में इंटरेस्टेड नहीं है, उसको तो मैग्नीट्यूड चाहिए, तो 2V स्क्वायर एडी कॉस थीटा, 2V स्क्वायर एडी साइन थीटा है ये, 2V स्क्वायर एडी कॉस थीटा, यानी 52 क्वेश्चन जो है उसका करेक्ट आंसर आपके पास में ए ऑप्शन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, जब हम पत्थर को लात मारते हैं तो हमें दर्द होता है, पत्थर के किस गुण के कारण? अगर गुण पूछ रहा है तो जड़त्व के कारण होगा, और अगर ये पूछता कौन सी फोर्स के कारण, तो आपके पास रिएक्शन यानी प्रतिक्रिया वाला आंसर होता। यानी पत्थर जितना भारी होगा, द्रव्यमान ज्यादा होगा, इनर्शिया उतना ज्यादा होगा जड़त्व, और जितना आप उसके ऊपर में जोर से बल लगाओगे उतना वो रिएक्शन फोर्स लगाएगा, पर रिएक्शन फोर्स गुण नहीं होता है, गुण पूछ रहा है तो जड़त्व, यानी 53 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास ए ऑप्शन दोस्तों। नेक्स्ट 54, एक खिलाड़ी 200 ग्राम द्रव्यमान की 20 मीटर पर सेकंड की चाल से गतिशील गेंद को कैच करता है। यदि इसे कैच करने में 0.5 सेकंड का समय लगता है, तो गेंद द्वारा खिलाड़ी के हाथों पर लगने वाली फोर्स कितनी? आपको पता है कि जब क्रिकेट का खिलाड़ी तेज गति से आती हुई गेंद को पकड़ता है तो हाथ को फिक्स नहीं कर लेता है, टाइम इंक्रीज करता है, हाथों को बिल्कुल पीछे की तरफ ले जाता है, टाइम बढ़ाकर वो फोर्स की वैल्यू कम करता है, यानी आवेग का कंसेप्ट लगेगा। तो आप लोगों को पता है कि मुझे अगर इसको सॉल्व करना है, m दे रखा है, आपको v दे रखा है, और साथ के अंदर में t दे रखा है, तो हम ये कहेंगे F इज इक्वल्स टू dp अपॉन dt हो गया। नीचे देखिए, टाइम की वैल्यू आपके पास में कितनी है, 0.5 सेकेंड्स, और dp जो आपके पास में है इसको हम लिख सकते हैं m इंटू डी।
m की वैल्यू आपको 200 ग्राम दे रखी है, 200 ग्राम चेंज कर लेंगे। टीवी चेंज इन वेलोसिटी, ये आपके पास में कितना है 20 मीटर पर सेकेंड, वैल्यू पुट कर दीजिए। F इज इक्वल्स टू 200 ग्राम यानी 0.2 हो गया, चेंज इन वेलोसिटी 20 डिवाइडेड बाय 0.5। मेरे प्यारे बच्चों पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, इसको आप इससे काट सकते हो, 4 4 दूनी 8 न्यूटन जो है इतना इसके ऊपर फोर्स लग रहा है। 54 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए ऑप्शन है। नेक्स्ट 55, एक टेनिस गेंद 20 मीटर की ऊंचाई से छत पर छोड़ी जाती है, यह 5 मीटर की ऊंचाई तक वापस लौट आती है। यदि गेंद 0.01 सेकंड के लिए छत के संपर्क में थी तो इसका औसत वेग क्या होगा। 20 मीटर की ऊंचाई की छत पर छोड़ी जाती है, आप ऐसे देख लीजिए, इसको ऐसे मान सकते हैं, छत की जगह में फर्श लेकर आप लोगों को समझा दूं, ये ऐसे है, ये मान लो फर्श दे रखा है, 20 मीटर ऊंचाई से यहां से कोई भी गेंद जो है उसको रिलीज कर, तो आपको पता u इजिकल्स टू 0 होगा और s इजिकल्स टू कितना दे रखा है 20 मीटर दे रखा है। यहां से टकराने के बाद में गेंद रिबाउंड होती है और रिबाउंड होकर वापस कितनी जाती है 5 मीटर तक, ये है आपके पास में वापस कहां तक जाएगी 5 मीटर, और यहां जाने के बाद रुक गई इसके अंदर में, आपको पता है यहां v इक्वल्स टू 0 होगा और s इज इक्वल्स टू कितना दे रखा है 5 मीटर। साथ में कह रहा है कि गेंद जो है वो दीवार के संपर्क में, dt जो है वो आपके पास में 0.01 सेकंड का समय, तो आपको बताना है कि औसत त्वरण कितना होगा। सिंपल सा फंडा है, पहले फोर्स निकालेंगे, F इजिकल्स टू होगा हमारे पास में dp अपॉन dt। देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, dt आपके पास एज इट इज है, इसको हम लिख सकते हैं d, और ये हो जाएगा आपके पास देखो dm v2 माइनस v, ऐसे लिख सकते हैं, इसमें m कांस्टेंट है बाहर निकाल दो, तो ये बन जाएगा आपके पास कितना m, मैं कंसेप्ट पहले बना रहा हूं इसमें, v2 माइनस v अपॉन करके हो गया dt, m को नीचे भेज दो क्योंकि एक्सेलरेशन चाहिए इसको, a इजिकल्स टू होता है f अपॉन m, m नीचे आते ये पीछे एक्सेलरेशन है आपके पास में, यानी d v2 माइनस v1 अपॉन करके कितना हुआ d, सिंपल सी फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है। dt का मान तो आपको सवाल में वैसे ही दे रखा है इसमें 0.01 सेकेंड। अब देखिए बच्चा का वेलोसिटी नहीं दे रखी तो वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी आपको, कि जब ये जमीन से टकराई इस समय इसकी वेलोसिटी हम v1 मान लेते हैं, और ये टकरा कर जब उठी वापस तो इसकी वेलोसिटी हम कितनी मानेंगे v2। तो न्यूटन की इक्वेशन से आपको निकालना पड़ेगा, u दे रखा है, v निकालना है, ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही है, s दे रखी है, तो आपको पता है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gs, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u 0 है 2, g होता है 10 इंटू ये है 20, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये बन जाएगा आपके पास में 400, तो v इज इक्वल्स टू हुआ 20 मीटर पर सेकेंड। तो v1 की वैल्यू आपके पास में आ गई, कितनी आई 20 मीटर पर सेकेंड। v2 निकालेंगे इससे, देखिए ग्रेविटी लग रही है नीचे की तरफ, s दे रखा है, v 0 है, u निकालना है, सेम इक्वेशन पर u निकालेंगे, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gs। अब देखिए v कितना है आपके पास 0 और u कितना है निकालना है, v2 कह देता हूं प्लस करके 2, ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही है तो -10 हो जाएगा, और ये s कितना दे रखा 5 दे रखा, तो ये कितना हो जाएगा 10 100, v2 स्क्वायर जो है आपके पास में ये हो जाएगा 100, v2 की वैल्यू आएगी 10 मीटर पर सेकेंड। ये वापस नहीं बताना चाहिए कि कहां से क्या आ रहा है, ये मैं आपको मोशन इन वन डायमेंशन में बता चुका हूं कि न्यूटन की कैसे सॉल्व करते हैं। v1 आ गया, v2 आ गया, डायरेक्शन की बात करते हैं तो आप कहोगे सर ये नीचे जा रहा है माइनस, ये ऊपर की तरफ जा रहा है प्लस हो गया, तो देखिए फॉर्मूले में ये हो गया प्लस में 10 माइनस, v1 आपके पास नीचे की तरफ है 20 है तो माइनस डिवाइड आपके पास 0.01 से ये प्लस हो जाएगा, यानी 30 डिवाइडेड 0.0, डबल जीरो ऊपर आ जाएगी, यानी 3000 मीटर
पर सेकंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन है। 3000 आपके पास कौन सा है? ये 5 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 देखिए। क्वेश्चन नंबर 56 में क्या दे रखा है? 150 ग्राम द्रव्यमान की एक गेंद 20 मीटर पर सेकंड के वेग से गति करती हुई टकराकर 12 मीटर पर सेकंड के वेग से पुनः गेंदबाज के पास चली जाती है। यदि गेंद का बल्ले के साथ संपर्क समय यानी टाइम ऑफ कांटेक्ट 0.04 सेकंड का है, बल्ले द्वारा गेंद पर आरोपित बल जो है इसकी वैल्यू निकालनी है। देखिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। आप लोगों को पता है क्वेश्चन में क्या दे रखा है? कोई भी एक गेंद हमारे पास में है जिसका द्रव्यमान आपके पास हो गया 150 ग्राम। केजी में अगर कन्वर्ट करें तो 0.150 केजी हो जाएगा। ठीक है, ये इस प्रकार से गति करती हुई 20 मीटर पर सेकंड। एक बैट्समैन जो है इसी गेंद को शॉट मार के वापस जो है रिवर्ट कर देता है ऑपोजिट डायरेक्शन। उसकी स्पीड जो दे रखी है वो है 12 मीटर पर सेकंड। मतलब क्या हुआ? देखिए V1 इतना है और V2 आपके पास में इतना है, और कांटेक्ट टाइम जो दे रखा है dt जो हम कहेंगे यह है 0.04 सेकंड। आपको यह बताना है कि गेंद पर बल्ले द्वारा कितनी फोर्स लगी। तो आपको पता है न्यूटन सेकंड लॉ, F इज इक्वल्स टू dp अपॉन dt। dt की वैल्यू हमारे पास में है 0.04 सेकंड, और dp जो है इसको आप लिख सकते हो m कॉमन आ गया, v2 माइनस v। m जो आपके पास है 0.150, v2 की वैल्यू डायरेक्शन ले सकते हो, इधर आप प्लस लेते हो इधर का डायरेक्शन माइनस होगा, तो v2 हो गया माइनस में, माइनस का 12, माइनस करके v1 प्लस में है तो 20 ले लीजिए आप इसके अंदर में। f इज इक्वल्स टू कितना बन जाएगा आपके पास में? 0.15 मल्टीप्लाई, ये बन गया आपके पास में -32 डिवाइडेड बाय 0.04। ये देखिए ये कट गया कैंसिल आउट, 4 कट जाएगा 8, तो F इज इक्वल्स टू आपके पास में आ जाएगा 120 न्यूटन। यानी बल्ले द्वारा जो फोर्स लगेगी वो 120 न्यूटन। कई बार बच्चे कहते हैं साहब माइनस की तो वैल्यू है, माइनस डायरेक्शन को शो कर रही है, यहां पर सारे ऑप्शन प्लस के हैं, तो आप कहोगे आपका आंसर जो है वो बी ऑप्शन होगा 56 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए क्या दे रखा है? क्रिया और प्रतिक्रिया नियम जो है, एक्शन रिएक्शन जो है, उसके लिए आपको 4 ऑप्शन दे रखे, उनमें से बताना कौन सा सही है। सबसे पहले तो देखें कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमारे पास में जो है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन जिसको आप एक्शन रिएक्शन लॉ कहते हैं, आपको पता है कि मान लिया ये कोई भी सतह है, इस पर अगर कोई भी गेंद जाके टकराती है तो गेंद इस दीवार पे अगर F1 फोर्स लगाएगी, दीवार इस गेंद पर एक रिटर्न फोर्स लगाएगी, इसी वजह से गेंद लौटती है, जिसको आप रिएक्शन फोर्स कहो, F2 हो जाएगा। यहां पर यह है कि F1 और F2 इनके डायरेक्शन ऑपोजिट होते हैं, पर F1 और F2 इनका जो मॉड होगा वो एक दूसरे के बराबर, क्योंकि थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, यानी प्रत्येक क्रिया के लिए समान व विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अब 4 ऑप्शन देखिए क्या है? दोनों अलग अलग वस्तुओं पर लगती है, बिल्कुल। एक्शन रिएक्शन दो अलग अलग बॉडीज पे लग रही है, तो यहां ए आएगा, देखो ये भी सही है। दोनों की दिशा विपरीत है, बिल्कुल, देखिए डायरेक्शन दोनों का ऑपोजिट है, यानी यहां बी आएगा, ये भी सही है। दोनों के परिमाण समान है, देखिए दोनों के मैग्नीट्यूड एक दूसरे के इक्वल है, यहां सी आएगा, ये भी सही है। दोनों का परिमाण शून्य होता है, वैल्यू इक्वल जरूर है पर जीरो नहीं है, यहां डी आएगा। इसका मतलब ये गलत, ए बी सी ये तीनों स्टेटमेंट सही है, यानी 56 क्वेश्चन का करेक्ट, 57 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास ए ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 क्या दे रखा है? एक 10 किलोग्राम की वस्तु नियत वेग 10 मीटर पर सेकंड से गति कर रही है। इस वस्तु पर एक कांस्टेंट फोर्स 10 सेकंड तक लगता है, जिससे इसकी चाल विपरीत दिशा में 2 मीटर पर सेकंड हो जाती है, तो उत्पन्न त्वरण होगा। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है? कोई हमारे पास में एक बॉडी है जिसका मास जो है m इज इक्वल्स टू दे दिया है 10 kg। अब यहां ध्यान से देखिएगा, प्लस और माइनस सारे ऑप्शन आपसे कह रहा है, इसकी जो स्पीड है ये आपके पास में दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड। फिर कह रहा है
इस वस्तु पर एक नियत बल 4 सेकंड तक लगता है, जिससे इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाती है। ये यूं आ रहा है, सामने से मान लिया कोई भी एक फोर्स लगी, जाके टकराएगी, तो ये रिटर्न हो जाएगी ऐसे विपरीत दिशा, जिससे आप कहोगे इसकी जो स्पीड है वो होगी 2 मीटर पर सेकेंड। टाइम ऑफ कांटेक्ट जो था वो आपके पास में dt जो है वो है 4 सेकेंड, 4 सेकेंड। आपसे पूछा एक्सेलरेशन। देखिए मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताऊं, कई बार बच्चों को पता नहीं चलता है कि प्लस है कि माइनस है। साफ देखिए, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बॉडी आ रही थी, रिटर्न हुई 2 मीटर पर सेकंड से, यानी स्पीड कम हुई है। और आपको पता है कि जब वेलोसिटी, वेग कम होता है तो उसको अवमंदन कहते हैं, यानी आंसर आपके पास में माइनस आना चाहिए। तो माइनस के ये दो ऑप्शन है, इसका मतलब ये दोनों प्लस के ऑप्शन है जो नहीं आएंगे। प्लस कब आता है? जब स्पीड इंक्रीज होती है। वेरीफाई करते हैं इसमें। आपको पता है F इज इक्वल्स टू होता है dp अपॉन dt। मैं एक काम कहता हूं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं m dv अपॉन dt। m को नीचे शिफ्ट कर दीजिए, F अपॉन m इज इक्वल्स टू dv अपॉन dt। F अपॉन m a हो जाता है, ये होगा आपके पास v2 माइनस v1 अपॉन dt। अब देखिए v2 कितना आपके पास में 2 हो गया, ये कितना है आपके पास में 10 हो गया। सिंपल सी चीज हम कहेंगे कि ये है आपके पास में v1 और ये हो गया आपके पास v2। डायरेक्शन देख लीजिए, ये जा रहा है इस साइड के अंदर में और ये आ रहा है इस साइड में, तो अगर मैं प्लस कंसीडर करूं माइनस हो जाएगा। तो v2 आपका माइनस में है, तो ये -2 हो गया हमारे पास में। वो प्लस में था पर यहां माइनस लिखा हुआ है तो -10 हो गया, डिवाइडेड बाय आपके पास में 4 सेकंड का समय है 4, -12 डिवाइडेड बाय 4, ये कैंसिल आउट होगा तो -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो माइनस मैंने ऑलरेडी पहले ही कहा था आपको, माइनस क्यों आएगा? क्योंकि वेलोसिटी रिड्यूस हो रही है। 58 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारे पास बी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 59, एक m द्रव्यमान की वस्तु नियत बल से, कांस्टेंट फोर्स से अधीन स्थिर अवस्था से गति करती हुई d दूरी तय करती है, तो इसका वेग जो है वो समानुपाती होगा m के साथ। पता देखिए, सबसे पहले आप लोगों को क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि f की वैल्यू कांस्टेंट, f की वैल्यू कांस्टेंट है, तो हम ये कह सकते हैं एम ए इज इक्वल्स टू क्या हुआ? कांस्टेंट हुआ। मैं ये कह सकता हूं कि a जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हुआ? m हुआ। अब आपको a की वैल्यू निकालनी, बड़ा सिंपल सा फंडा है। देखिए क्वेश्चन में आपको क्या कह रखा है कि कोई भी एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान आपके पास में m है, u इज इक्वल्स टू 0 है। अगर मैं इसके ऊपर एक कांस्टेंट फोर्स लगाता हूं, कांस्टेंट फोर्स लगाता हूं, तो ये अपनी स्थान से गति करना प्रारंभ करती है और यहां पर पहुंचती, और इसने डिस्टेंस कितना कवर किया? डी। अब आपसे पूछ रहा है कि यहां जो v है ये इस डिस्टेंस के साथ में और m पर कैसे निर्भर करता है। तो सबसे पहले इन दोनों के बीच में एक रिलेशन बनाना पड़ेगा। देखिए u दे रखा है आपको, d दे रखा है, v दे रखा है। या तो चाहो तो न्यूटन की इक्वेशन लगा दो, अगर मान लो न्यूटन की इक्वेशंस नहीं लगती हैं तो फिर एक सिंपल सा फंडा यूज करेंगे हम, एक्सेलरेशन को डिस्टेंस के साथ मैच करते हुए। a इज इक्वल्स टू कितना होता है? dv अपॉन dt हो गया, ठीक है। मैं ये कह सकता हूं कि वेलोसिटी जो है इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ये dt हो गया, वेलोसिटी को dx अपॉन dt लिखा जा सकता है। तो इसको मैं कह सकता हूं कि डबल डिफरेंशिएशन x, ये बन गया मेरे पास में dt स्क्वायर। तो ऐसे लिखा जा सकता है a इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर अपॉन कितना हुआ? टी स्क्वायर हुआ। ये वैल्यू उठा के एज इट इज पुट कर देंगे, क्या बन जाएगा आपके पास? देखो यहां से एलिमिनेट करो इस वैल्यू, तो ये बनेगा डी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन m। अब रिलेशन मांग रहा है आपसे d और m के बीच में, t को यूज नहीं करेंगे, तो हमने कहा कि t कांस्टेंट टाइम में इसने डिस्टेंस कवर किया है, ये बन जाएगा डी स्क्वायर प्रोपोर्शनल 1 अपॉन m और d प्रोपोर्शनल होगा 1 अपॉन अंडर रूट m। अब ये ऑप्शन किस में है ढूंढ लीजिए, 1 अपॉन रूट m, यानी 59 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास सी ऑप्शन है दोस्तों।